मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर रिवीजन कर सकते हो, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अधातु। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार ठीक है, 22 अधात्विक तत्व है। ठीक है, जो 118 तत्व दिए गए हैं आवर्त सारणी में, उसमें से सिर्फ 22 ही जो है अधातु है, और उस 22 में से 11 जो है वो गैस है, एक जो है वो द्रव है, और शेष 10 जो है ठोस है। और जो द्रव है उसको हम ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में है। ठीक है, धातु सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। इसका अपवाद हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। ठीक है, 3 समस्थानिक ज्ञात है, और समस्थानिक क्या होता है वो भी अभी हम समझेंगे। प्रोटियम 1H1, इसका मतलब हुआ 1H1। इसमें इसका परमाणु संख्या 1 है, और इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं है एक भी। ड्यूटेरियम, इसमें देखिए परमाणु संख्या 1 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इसमें एक परमाणु संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो पहले को कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वासबर्न ने की थी। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया था। युवा भारी बा याद कर लीजिएगा उसी प्रकार से। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। जो आप पानी पीते हो, अगर साधारण जल है तो उसमें से 7000 भागों में से एक भाग क्या है? भारी जल का है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और कैसे पहचानेंगे कि कौन भारी जल है और कौन कठोर जल है? तो वो भी आगे दिया हुआ है। ठीक है, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन को ध्वस्त करने में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, क्योंकि वो खुद ही ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम यानी कि 1H2। ठीक है, 1H2 ट्रेसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आयनिक एवं अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद करने में, मतलब कि कौन आयनिक है, किस पर आयन है, किस हाइड्रोजन पर आयन है और किस हाइड्रोजन पर आयन नहीं है, उसको पहचानने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मृदु एवं कठोर जल। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे? साबुन से झाग बनाकर। ठीक है, जो आसानी से झाग बना देगा वो पानी जो है मृदु जल है, और जो कठिनाई से बनाएगा कठोर जल है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल को उबालेंगे तो अगर उसकी कठोरता खत्म हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा हुआ चूना, दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना डालने से इसकी कठोरता खत्म हो जाती है, या फिर गर्म करने पर खत्म हो जाती है। इसको याद कैसे करेंगे? तो हम इसका ट्रिक बनाए हैं कम। ठीक है, कम बा अस्थायी कठोरता कम बा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें होगा कम से नहीं करो, मतलब कि कम से तुलना नहीं करो। कम से तुलना नहीं करो, कम से तुलना नहीं करो। जल की कठोरता यदि जल को उबालने में दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता
मतलब कि उबालने से दूर नहीं होती, तो उस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। और इसको याद करने का ट्रिक भी बता दिया है हमने। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। यानी कि चाहे अस्थायी रहे चाहे अस्थायी रहे, दोनों कठोरता दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट डालिए और पानी को गर्म कीजिए और उसका कठोरता खत्म हो जाएगा। जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए मुख्य विधि है परम्यूटिक विधि। परम्यूटिट विधि, परम्यूटिट सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। इस पिछले चैप्टर में पढ़े थे धातु में। जियोलाइट को सोडियम जियोलाइट को कहते हैं परम्यूटेट, जिससे क्या होता है भारी जल सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है, मृदु जल में। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। पोटेशियम क्लोराइड है जो है ना, पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब कि अच्छा है। पुराने जल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए पुराने तैल चित्रों को, मतलब तेल से बनाए गए चित्रों को फिर से उभारने के लिए बालों के ब्लीचिंग के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि अधातु है और गैस है। ऑक्सीजन भूपटल की रचना सामग्री में, भूपटल की जो रचना सामग्री है यानी कि धरती के ऊपरी भाग में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.606% होती है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर कौन है? नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की मात्रा है 20.93%। ठीक है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16 99.76% ये है वायुमंडल में, मतलब पूरे पृथ्वी पर। 8.017% क्या है? जीरो नहीं, 8O17 दूसरा इसका समस्थानिक है। 0.07037% तथा 8O18 0.204%। ओजोन, यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्री तट से 32 से 60 किलोमीटर, समुद्री तट से 32 से 60 किलोमीटर, समुद्री तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर सांद्रता अधिक होती है। इसकी सांद्रता मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर, पृथ्वी पतल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% होती है। जो पृथ्वी के ऊपरी भाग है उसमें 0.05% होती है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसे आयन ऑयल ऑफ विट्रोल का ऑयल भी कहते हैं, उसमें काम आता है। ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नर्मलता 18 m होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट आदि। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग होता है। संचालक बैटरी में बृहत स्तर पर, डिटर्जेंट उद्योग में यानी कि सर्फ, रंजक द्रव्यों, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में। नाइट्रोजन, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। ठीक है। नाइट्रोजन 78% भाग कवर करता है वायुमंडल का। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार 0.01% है। वायुमंडल में भले ही 78% है, लेकिन पृथ्वी के भार का सिर्फ 0.01% ही है नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि निष्क्रिय गैस की जगह पर भी ये नाइट्रोजन काम आ जाता है। जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में तनु कारक के रूप में, लोहा और इस्पात उद्योग में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के प्रतिशतता को भोज्य पदार्थों को जमाने व निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। शल्य चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी, यानी कि इलाज में। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो अगर आपके सामने छोड़ दिया जाए तो आप हंसने लगिएगा। ठीक है। नाइट्रोजन के यौगिक में
अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है NH3। इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है। हैबर विधि द्वारा NH3 का प्राप्त किया जाता है, जिसे अमोनिया कहते हैं। यह जल में आसानी से घुलनशील होता है, जल में आसानी से घुल जाता है। अमोनिया से जैसे कि यूरिया बनाया जाता है, बर्फ बनाने में इसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यूरिया जानते हो यह एक उर्वरक है जो खेत में खाद के रूप में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोट बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोट बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, घरेलू परिस्थितक गैस में, अश्रु गैस के रूप में। ठीक है। उसके बाद है दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। यानी कि नाइट्रोजन से जो है ना फसल में वृद्धि होती है। और राइजोबियम जो है मिट्टी में क्या करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम नाम के एगो जीवाणु होता है। ठीक है। दलहन के पौधे में ही सिर्फ जड़ में पाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, प्रकाश रासायनिक ठीक है, यह वाहन तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन की ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले शहरों में होता है, घनी आबादी वाले शहरों में ये होता है। ठीक है। यहाँ पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं। जहाँ पर पेट्रोल और डीजल अधिक मात्रा में चलता है वहीं पर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है। इससे आँखों में जलन होती है, आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, हानि पहुंचाता है। इस कोहरे से भूरी धुआं NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। इस कोहरे की भूरी धुंध जो भूरा भूरा दिखता नहीं है गाड़ी से निकलने वाला, वो इसी कारण होती है, NO2 के कारण होती है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाता है। तरित के कारण भी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। तरित के कारण, याद कीजिएगा, तरित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय तक उपयोगी पाया गया जब वह शरीर के कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है, इससे हृदय रोग की भी चिकित्सा होती है। ठीक है। हृदय रोग यानी कि हार्ट की बीमारी। और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिक रॉबर्ट एफ फर्चगोट, लुइस इग्नारो एवं फरीद मुराद को 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यानी कि इससे हार्ट की बीमारी ठीक होता है नाइट्रस ऑक्साइड से। 1998 में औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किनको मिला था? रॉबर्ट एफ फर्चगोट, लुइस इग्नारो, फरीद मुराद को। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनियम एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है और अमोनिया का धुआं निकलता है। ठीक है। फास्फोरस, एक नया धातु आ गया, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डी तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। अपरूपता मतलब इस अपने विभिन्न रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस इसके अपरूप है, इसके अलग अलग रूप है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा कम अम्लवीय, मतलब कि अम्ल में कम घुलनशील होता है। यह फास्फोरस का अस्थायी अपरूप है, मतलब अस्थायी रूप से यह पाया जाता है। ये दोनों लाल और श्वेत। काला फास्फोरस ज़्यादा नहीं पाया जाता, वो अस्थायी होता है, खत्म ही हो जाता होगा। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन PH3 का प्रयोग किया जाता है।
धुएं का पर्दा बनाने के लिए PH3 फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। दिया सलाई के नोक पर, जो हम दिया सलाई नहीं बारते माचिस, उस पर लाल फास्फोरस लगा होता है। हेलोजन आप पढ़ते हैं। हेलोजन ग्रुप वर्ग 7A के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। ठीक है, हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन का उपयोग उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी के इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक या पॉलियोटेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियान कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल में किया जाता है। एरोसोल में और प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। टेफ्लॉन का बना होता है नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी भाग। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे कि पॉलीवाइनिक क्लोराइड, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधिया, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। संश्लेषण यानी कि उसके बनाने में। पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग। ठीक है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में किया जाता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं धातु चैप्टर में। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतया पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। ठीक है, यही एक अपवाद है चमक के रूप में, लेकिन यह है अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। कार्बाइड कार्बोरेंडम मिलता जुलता है, याद कीजिएगा। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक में यह सबसे हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वाहन के प्रदूषण से, उसको खत्म कर देता है कौन? कार्बोलिक अम्ल खत्म कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है। क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टेज बनता है, याद कीजिएगा। लाल टिक लगा है, मतलब इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। जैसे कि समुद्र में तैरने के लिए लोग जाते हैं तो मतलब कि ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी रहता है कृत्रिम सांस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में, मृदु पेय, जैसे कि हम फूंक मारते तो दिया बुझ जाता है ना। मृदु पेय पदार्थ में बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, मतलब कि कोई भी स्प्राइट हो गया। डबल रोटी के स्पंजी बनाने में, स्पंजी यानी कि मुलायम बनाने में। हरित गृह प्रभाव में तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है CO2। ओजोन गैस चांदी के सतह को काला कर देता है। ओजोन गैस जो है O3 चांदी की सतह को काला कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। सड़ा अंडे के समान किसकी गंध होती है? तब हाइड्रोजन सल्फाइड। यह स्वयं जलती है, लेकिन जलने में
सहायक नहीं होती। स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग जो फीका हो जाता है इसी की उपस्थिति के कारण हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। लेड संचायक बैक्टीरिया के अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। लेड संचायक बैटरी के अपेक्षित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में जो सबसे लास्ट में नहीं है उसमें 6 तत्व है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। ये तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इन गैसों में आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। सिर्फ आर्गन जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं, बाकी सब नहीं बनाते हैं क्योंकि निष्क्रिय है। सिर्फ आर्गन और जेनॉन अपवाद है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय राम जी, हम याद किए हैं, अक्रिय गैस की खोज राम जी को जाता है और इसने रैमजे नाम है रैमजे, लेकिन हम राम जी से याद किए हैं, ठीक है। और इसने आर्गन गैस की खोज की थी और इसका अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय रैमजे को जाता है। हीलियम हल्की एवं अज्वलनशील गैस है। हल्के में अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में किया जाता है। मौसमी संबंधी अध्ययनों में, ठीक है, मौसम बताने में भी इसका उपयोग होता है। गुब्बारों वाली नाभिकीय भट्टी में और गुब्बारा में जो हवा भरा रहता है ऊपर उठता रहता है उसमें गुब्बारा में, ठीक है। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला गैस जाता है, ठीक है। हीलियम मिलाकर अभी भी पड़े हैं हाल फिलहाल, मतलब ऊपर थोड़ा पड़े हैं। गोताखोरों द्वारा समुद्र के गहराई में जाने पर अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जो अभी पढ़ चुके हैं। हवाई जहाज़ के टायरों में भरा जाता है ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े हवाई जहाज़ पर, और वो गैस ऊपर तक खुद ही उड़ता रहता है। जैसे गुब्बारे को देखिएगा आप, ऊपर जाता है। वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। मतलब वरीयता मतलब ज़्यादा डाला जाता है हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा। नियोन का उपयोग नियोन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। प्रतिदीप्त यानी कि खुद से बढ़ने वाला, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। नियोन का उपयोग क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, कोहरे में भी ज़्यादा चमकता है नियोन, ठीक है। आर्गन, इसकी खोज का श्रेय रैमजे, अभी पढ़े हैं, बताए थे हम। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है अक्रिय गैस आर्गन है। आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्चतापीय धातु कर्मीय प्रक्रियाओं, धातुएं एवं मिश्र धातुओं के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। बिजली के बल्ब में जो भरा नहीं रहता है लाल बल्ब में, और निष्क्रिय गैस वो यही रहता है, आर्गन ज़्यादा भरा जाता है। क्रिप्टॉन, इसका उपयोग बिजली का बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में बिजली का बल्ब में ये भी भरा जाता है। क्रिप्टॉन बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेजर लाइट जो मारते नहीं है, एक जगह फोकस रहता है, तो क्रिप्टॉन उसमें प्रयोग किया जाता है। जेनॉन, यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। यह सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला, मतलब सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इससे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर अजनबी गैस, अजनबी स्ट्रेंजर यानी अजनबी होता है, ठीक है। गैस भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील है, जल में भी घुल जाता है। जेनॉन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है। रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी जो अक्रिय गैस है मुक्त रूप में पाई जाती है। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडॉन जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? रेडॉन का, ठीक है।
याद कर लीजिएगा। रेडॉन, कैंसर का उपयोग मतलब कैंसर का ठीक करने में रेडॉन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है धातु, अधातु तथा उनके यौगिकों का उपयोग। तो इस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अधातु के नेक्स्ट पार्ट में। और ये अलग से कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, अधातु में ही दिया हुआ है, तो इसका हम अधातु के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।